नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज ज्ञान पे। किसान भाइयों, बदलते वक्त के साथ साथ खेती किसानी में भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो रहा है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि हमारे कई किसान भाई फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। यानी कई दशकों पहले जिस तरह से परंपरागत खेती होती थी, जिसमें केमिकल पदार्थों का, रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता था, अब उसी पद्धति पर हमारे किसान भाई फिर से जैविक खेती करने लगे हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, किसान भाइयों की लागत थोड़ी कम हो जाती है, साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न वो उत्पन्न करते हैं जिसकी अच्छी कीमत भी उनको बाजार में मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस जैविक खेती से उत्पादित अनाज से मनुष्यों की सेहत को बहुत फायदा हो रहा है। तो ये जैविक खेती क्या है और प्राकृतिक खेती की भी आज हम बात करेंगे, जिसकी तरफ हमारी केंद्र सरकार इशारा कर रही है कि हमारे किसान भाई अब प्राकृतिक खेती पर फोकस करें। तो कैसे ये खेती किसानी की जा सकती है और हमारे किसान भाई आज ऐसी ही जैविक और प्राकृतिक खेती करके प्रगतिशील किसान बन गए हैं। आज हम मिलवाते हैं आपको श्री अशोक शर्मा जी से। आप शाहजहाँपुर ज़िले की तहसील गुलाना के ग्राम कोडाना से हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। धन्यवाद सर। तो अशोक जी, यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये सिलसिला कब कैसे शुरू हुआ उसकी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने होश संभाला या आप खेतों की तरफ गए, आपने देखा होगा कि परिवार में कैसे खेती किसानी हो रही, तो उस दौर की थोड़ी सी बातें बताइए कि तब कैसे खेती किसानी चल रही थी। सर, हमने 2002 से खेती में लगे, हम दोनों भाई। हमारे बड़े भाई साहब है शिवनारायण जी शर्मा और मैं अशोक शर्मा जी। दोनों भाई हम 20-22 साल से खेती में लगे। इसके पहले हमारे पापा वो अकेले थे, वो खेती करते थे। उस टाइम पे सर बिल्कुल भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। और बैल से खेती होती थी। तो उस टाइम पे बिल्कुल चने होते थे और उसमें भी किसी खेत में पानी पिलता था, किसी खेत में पानी पिला देते थे, किसी खेत में पानी नहीं पिलाते थे। दूसरे किसी किसान के पास से वो पानी से खेती करते थे। अच्छा। और सोयाबीन भी जो 50 बीघा ज़मीन के लगभग थी उस टाइम पे हमारे पास, तो उसमें 1 कुंटल से 1.5 कुंटल बीघा ही सोयाबीन होती थी बस। तो बस इतनी ही सोयाबीन होती थी। उसके बाद फिर पापा ने हमें खेती संभाली। उसके बाद हमने दो ही भाई ने पढ़ाई छोड़ी। उसके बाद हमने खेती में आ गए। फिर धीरे धीरे हमने पानी की व्यवस्था की। शुरू में हमने एक ट्यूबवेल लगाई। उसके बाद हम ट्यूबवेल लगाने के बाद हमने उसको कवर किया, 20 से 25 बीघा ज़मीन करी। उसके बाद हमने दोनों भाई ने मिलकर एक कुआं का खुदवाया। कुआं में अच्छा पानी निकला। उससे हम धीरे धीरे 2010 के लगभग में हम लगभग सारी ज़मीन पे पानी पिवत करने लग गए। अच्छा। और 2007-08 में हमने फिर एक बैल की जगह हमने फिर ट्रैक्टर भी ले लिया और उससे फिर खेती की थोड़ी हमारी आमदनी बढ़ने लगी जी। तो यानी खेती से ही आपने अच्छा मुनाफा प्राप्त किया। जो किसान भाई ये सोचते हैं कि अरे खेती किसानी में कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, मुनाफा नहीं मिलता, तो अशोक शर्मा जी हैं उनके सामने मिसाल की। देखिए, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, आप तकनीकों का सहारा लें और कृषि उपकरणों का अगर आप इस्तेमाल करें और सही मार्गदर्शन में अगर आप खेती किसानी करते हैं, तो यही खेती से आप बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अशोक, जब ये बताइए कि जब आपने खेती किसानी शुरू की उस समय किस तरह की दिक्कतें आती थी? यानी तब रसायनों का आप इस्तेमाल करते रहे होंगे, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, तो उस समय आपको क्या महसूस होता था? करने की इच्छा इन तमाम का उपयोग करने की इच्छा होती थी, नहीं होती थी? फिर कैसे आपने इसमें बदलाव शुरू किया? परेशानी तो सर बहुत होती थी खेती में, क्योंकि आजकल खेती में हर आदमी कोई काम करना नहीं चाहता था और मजदूरी इतनी बढ़ गई है कि उसकी लागत में अगर आप उसको जोड़ो तो बहुत वो घाटे की खेती होती है। इसलिए जब हम शुरू में खेती करते थे तो जो दवाई से छोटा पंप से दवाई छांटते, उसमें काफ़ी तकलीफ आती थी। उसमें कोई मजदूर को उसमें परेशानी भी होती है। उसके बाद में जब हम ट्रैक्टर नहीं था, पहले शेड्यूल नहीं थी, तो उसमें भी बुआई वगैरह में बहुत काफ़ी समस्या आती थी। अच्छा। उसके बाद में सर अभी हमने 2-3-4 साल, अभी 2 साल 3 साल पहले उसको सारी सुविधाएं संपन्न कर ली है। अब हमने ट्रैक्टर का बड़ा पंप है, उससे भी दवाई छांटते हैं। उसमें एक दिन में हम 40 से 50 बीघे में हम दवाई छांट देते हैं। अच्छा। उसके बाद में हमने जो पहले खरपतवार के लिए जैसे डोरे वगैरह चलते थे, उसमें बहुत मजदूरी लगती थी। उसके लिए हमने टायर वाले छोटे टायर है, उसमें जो कुल पे चलते हैं, डोरे चलते हैं, वो कर ली है। तो अब थोड़ा सा ऐसा लगता है, पहले ऐसा लगता था कि खेती छोड़ के कुछ भी बिजनेस कर ले या नौकरी करना ही ठीक था। अपन ने खेती
अपने जो चुनी दोनों भाइयों ने, वो गलत डिसीजन था। लेकिन आज अब ऐसा लग रहा है कि जो हमने सोचा था, डिसीजन लिया था, वो बहुत अच्छा डिसीजन है और आज हम काफ़ी खुश है। और इसी खेती से हमने दूसरा कोई व्यवसाय या किसी भी घर में हमारा कोई कर्मचारी नौकरी में भी नहीं है, हम सिर्फ खेती से ही आज हमारा स्पेशल निजी वेयर हाउस भी है। उसके बाद में हमने पिताजी हमें 40 बीघा ज़मीन दे गए थे, उसके हम बढ़ा कर आज हमने 70 बीघा ज़मीन भी कर ली है। उसके बाद में 2 ट्रैक्टर है, एक 4 व्हीलर गाड़ी है। जी जी। तो देखिए किसान भाइयों की प्रगतिशील किसान इन्हीं को कहा जाता है कि जो खेती किसानी को बड़े उत्साह के साथ करते, श्रम ज़रूर लगता है, थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखें, परिश्रम करते रहें तो उसमें आपको ज़रूर अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। अब हम आज के मूल विषय पर आते हैं अशोक जी। हम बात कर रहे हैं आज जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की। तो फिर ये जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर जैविक खेती की तरफ आपने आना क्यों शुरू किया? सर, जैविक खेती के लिए हमने आना इसलिए शुरू किया कि जब अंधाधुंध रासायनिक का उपयोग हो रहा है और हमें काफ़ी चैनल से भी देखते हैं, कृषि विशेषज्ञों की हम राय भी सुनते हैं, जब हमने मालूम पड़ा कि अंधाधुंध रासायनिक का उपयोग हो रहा है, केमिकल का उपयोग हो रहा है, तो इससे जो ज़्यादा बीमारी है, अटैक वगैरह है, बीपी वगैरह है, ये जो ज़्यादा हम केमिकल का उपयोग कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर है, ये जो ज़्यादा बीमारी हो रही है, सब ये ज़्यादा अंधाधुंध जो केमिकल के हम किसान लोग जो उपयोग कर रहे हैं, इससे हो रही है। तो हमने सोचा कि अब क्यों ना आप पुरानी पद्धति पे चले जाएं और उसी पद्धति पे खेती करें। तो हमने 5 साल पहले ही जैविक खेती के वर्मी बेट लगाए। हमने धीरे धीरे उसमें 5 साल में प्लस केमिकल और प्लस जैविक खेती का ही से इस्तेमाल किया। उसके बाद में अभी पिछले साल से हमने 20 बीघा ज़मीन में पूर्ण जैविक के तौर पे हम आ गए। अच्छा, तो थोड़ा सा जैविक खेती के बारे में, और जब आपने शुरुआत की तो वो शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपने बताया कि आपके घर में आपके बड़े भाई भी हैं, उनसे आपने चर्चा की, उन्होंने क्या रोका आपको या फिर आपका सहयोग किया? पहले साल किस तरह का उत्पादन हुआ, किस तरह का खर्चा आया, कैसे तैयारियां की आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले साल जब हम पिछले साल से हमने पूर्ण जैविक की थी सोयाबीन से, तो उसमें हमें थोड़ा सा उत्पादन तो कम मिला, लेकिन हमें जो फ़ायदा मिला, हमने जो सोयाबीन में जो बाकी केमिकल की सोयाबीन थी उसमें पेस्टिसाइड्स का हमने 3 बार प्रयोग किया, तो उसके बाद ही इल पे नियंत्रण हुआ। और हमने जो घर से प्राकृतिक जो कीटनाशक बनाए थे, हमने स्टार्टिंग में छाछ का कीटनाशक बनाया, छाछ को इसमें लिम्बोली डाल के उसमें कापर का तार डाल के 1 महीने का मुंह बन के उसको बनाया छिड़का। अच्छा। तो इससे इल्लियाँ साफ हो गई। उसके बाद हमने दूसरा जो 5 पर्णीय अर्क बनाया, उसमें हमने बेशरम के पत्ते और धतूरे के पत्ते, नीम के पत्ते और सीताफल के पत्ते, उसके बाद में हमने उसमें करंज के पत्ते, ये पत्ते डाल के उसको मिश्रण करके 15 दिन से 20 दिन में उसको मटके में रखा। उसके बाद छिड़काव किया तो पूर्ण इल्ली साफ हो गई। उसके बाद हमें सोयाबीन तक अंत तक उसमें किसी भी प्रकार की दवाई डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसके पहले क्या स्थिति होती थी जब आप केमिकल का प्रयोग करते थे? उसके पहले जब हम केमिकल का प्रयोग करते तो हमने सोयाबीन में, बाकी जो हमारे और जमीन में केमिकल की सोयाबीन है उसमें हमें 3-3 बार केमिकल डालना पड़ रहा है। लागत किस में ज्यादा आ रही है आपको? लागत तो अब इसमें केमिकल वाले में ज्यादा आ रही है और इसमें कम खर्चे में, कम खर्चे में, इसमें कुछ भी खर्चा ना, जो हम प्राकृतिक दवाई बना रहे हैं, जो खाद बना रहे हैं। अब हम किसानों के पास सभी, उनके पास तो पशु तो रहते ही हैं जी। जिस किसान के पास पशु नहीं है, वो बाजार किसी किसान से वो खाद उपयोग लेके वो जैविक खेती कर सकता है। तो जैविक खेती की आपने शुरुआत में कोई ट्रेनिंग ली थी? कैसे वो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अशोक जी। हमने ट्रेनिंग तो नहीं ली थी, हमने छोटे मोटे ट्रेनिंग करी हुई है। भाई साहब ने अभी 1 साल पहले नर्मदापुरम में वो 4 दिन का ट्रेनिंग का था, भाई साहब ने वहाँ पर भी करी। और हमें पहले मार्गदर्शन हमारे जो बड़े भाई साहब है राजन जी शर्मा कृषि विभाग में, उन्होंने थोड़ा बहुत हमें जानकारी दी थी। फिर उन्होंने बोला कि आप कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में है, आप उनसे संपर्क कीजिए और उनके संपर्क में आइए और आप उनसे और अच्छा बेहतर कीजिए। फिर हम उनके संपर्क में आए, फिर हमने जैविक खेती चालू की जी। तो जैविक खेती जो हमारे किसान भाई शुरू करना चाहते हैं, उनको आप कैसे सलाह देंगे कि क्योंकि अभी अगर आप परंपरागत खेती यानी केमिकल वाली, यूरिया वाली, रसायन वाली खेती कर रहे हैं, तो क्या एकदम से शुरू करना चाहिए, फिर कितने हिस्से में करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। नहीं, किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर किसान के पास 10 बीघा जमीन है तो वो 2 बीघा में से इसको चालू करे। एकदम इसको चालू ना करे, क्योंकि इसका उत्पादन इस शुरू के साल बहुत घटता है। उसके बाद दूसरे साल अच्छा उत्पादन आ जाए और तीसरे चौथे साल तो आपका उत्पादन उससे जो केमिकल वाले से अच्छा आएगा और लागत भी कम आएगी। लेकिन किसान भाई पहले साल आपको संतोष रखना पड़ेगा, उस साल इसका उत्पादन घटता है। तो इसमें बहुत सारे किसान पहले साल जब उत्पादन घटता नहीं तो इसको छोड़ देते हैं और वो बोलते हैं कि इसमें तो घाटा का सौदा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बता दूं किसान भाइयों को, मेरे पास पूर्ण जैविक 20 बीघा की इस बार मेरे पास खेती है। उसमें 6 से 7 एकड़ के गेहूं लगे हैं। वो गेहूं इतने शानदार है कि केमिकल वाले के गेहूं को पीछे कर रहे हैं। लेकिन किसान भाई उसमें मैंने
4 क्विंटल बीघे के हिसाब से उसमें जैविक खाद डाला है। और यूरिया की जगह उसमें हमने एक भी दाना यूरिया का नहीं डाला है। उसमें यूरिया की जगह हमने 5 बार जीवामृत का उपयोग किया, जिसमें 3 बार हमने जीवामृत का छिड़काव किया है गेहूं के ऊपर और 2 बार हमने पानी के साथ में इसको पानी के साथ पिलाया है। जी, तो देखिए किसान भाइयों कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, ये कहावत है ना। तो अशोक जी स्वयं आपको अपनी सफलता की कहानी बता रहे हैं और जिस यूरिया के लिए किसान भाई परेशान होते हैं उसके बिना भी कितनी बढ़िया खेती की जा सकती है, इसके बारे में और विस्तार से समझेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक प्रगतिशील किसान भाई अशोक शर्मा जी जो शाहजहाँपुर से आए हैं। अशोक जी एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। तो ये जो हम आपसे सुन रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए किस तरह केमिकल के बिना, यूरिया के बिना भी बहुत अच्छा उत्पादन, मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। अशोक जी अब ये बताइए कि किसान भाइयों को आपने बताया कि 10 एकड़ 10 बीघा ज़मीन है तो 2 में शुरुआत करें, तो शुरुआत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कहीं से कोई प्रशिक्षण भी मिल सकता है? इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। हाँ, प्रशिक्षण के लिए सरकार की, केंद्र सरकार की योजना और मध्य प्रदेश सरकार की योजना भी चल रही है। अब हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र खुला हुआ है। उसमें जो हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र खुला है वहाँ पर अब प्रशिक्षण चालू कर दिए गए हैं। अभी हमारे ज़िले में भी अभी हमारे जो नोडल अधिकारी है प्राकृतिक खेती के श्री DK तिवारी जी, वो काफ़ी अच्छा पूरे ज़िले में जा के, वो गांव में जा के वहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। वो अभी हमारे गांव में भी उन्होंने DK तिवारी जी ने प्रशिक्षण दिया था। उसमें हम 43 किसान गांव के और हमारे आसपास के गांव में 2-3-4 गांव लगे हैं, गुलाना है, दास्ताखेड़ी है, बोलाई, उसमें से किसान आए थे और हमने 43 किसानों ने उस दिन पूरा सर का प्रशिक्षण लिया था। जी। ये बताइए अशोक जी कि अगर कोई किसान भाई जैविक खेती से शुरुआत करना चाहता है तो क्या कोई फसल विशेष है जिससे शुरुआत करनी चाहिए, फिर किसी भी फसल के साथ में जैविक खेती की जा सकती है? हाँ, किसान भाई इस बात का ध्यान विशेष रखें कि जैविक खेती में अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो पहले स्टार्टिंग में आप गेहूं से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं में अगर आप शुरुआत करोगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। अदर खेती जैसे मैंने इस बार आलू लगाए थे, आलू में बहुत मेहनत लगी थी, उसमें खाद ज़्यादा देना पड़ा, दवाई का स्प्रे भी ज़्यादा करना पड़ा। तो आप अगर आप गेहूँ से चालू करोगे तो आप स्वतः उसको आप अपने आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सी फसल की खाद की ज़रूरत पड़ रही है, कितने की ज़रूरत पड़ रही है, कब खाद डालना है। तो आलू प्याज में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन गेहूं बहुत आसानी से हो जाते हैं। जी, और गेहूं की सबसे ज़्यादा डिमांड है, हमारा प्रदेश जो है गेहूं के मामले में अव्वल है। अशोक जी अब ये बताइए हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा मुनाफे का गणित समझाइए कि ये जो जैविक उत्पाद आप पैदा कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, इसकी कितनी मांग है और कितनी कीमत इसकी मिल सकती है किसान भाइयों को, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मैं जैसे बता दूं कि अब मैं 5 साल से जब अर्ध जैविक कर रहा था तो उसमें अब मेरे खेत में इतनी समस्या नहीं है। तो मैंने जो आपको अभी पहले बताया कि 4 क्विंटल बीघे से जो जैविक खाद डाला था, उसी खाद से जो गेहूं है वो जो मेरे बाकी गेहूं है उसी के लगभग में है, तो उत्पादन तो लगभग वही इस बार आ जाएगा। जी। अब उसमें सर अभी फिलहाल में मेरे को मुनाफा ये हुआ कि उस 10 बीघे खेत में सर 10 बोरी तो मेरे को यूरिया की बच गई और 10 बोरी मेरे को 12-32-16 की बच गई। जी। तो 12-32-16 की सर बोरी आती है 1485 रुपये की एक बोरी, तो 14-15 हज़ार रुपये का सर मेरा तो 12-32 का हाथ बच गया। और 275 या 85 रुपये की यूरिया आती है। जी।
तो 10 बोरी सर ये बच गई और 10 बोरी सुपर फास्फेट की बच गई। तो कुल मिला के लगभग ये 20,000 रुपये का तो मेरा 10 बीघा का केमिकल का ये खर्चा बच गया। ये बच गया। और सर इससे सबसे बड़ा ज़्यादा फायदा हुआ कि मेरी ज़मीन है वो जहर मुक्त होने से बच रही है। बिल्कुल उपजाऊ ज़मीन है आपकी। और सर मैं एक और बता दूं कि इससे ज़्यादा और फायदा हमारी सरकार, गवर्नमेंट सरकार जो मोदी जी का है कि जहर मुक्त खेती करो किसान भाई, तो इससे ज़्यादा फायदा सरकार का हो रहा। क्योंकि मैं आज आपके चैनल के माध्यम से किसान भाई को बता देना चाहता हूँ कि प्रति बोरी 12-32 इफ्को की थैली पर सरकार की 1917 रुपये सब्सिडी है एक बोरी पे। जी। और यूरिया की बोरी पे एक बोरी पे 2317 रुपये की सब्सिडी यूरिया की बोरी पे है सरकार की, एक बोरी पे 2300 रुपये की। बताइए। तो सर मैंने अगर 10 बोरी यूरिया की बचा दी तो मैंने 23,000 रुपये का सरकार का फायदा पैसा बचाया। देखिए कितनी बढ़िया बात की अशोक जी ने कि हम अगर किसान भाई ठान लें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। हम सरकार को, जो सरकार हमें इतनी मदद पहुंचाती है, हमें भी ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी सरकार की मदद इस तरीके से कर सकते हैं, हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती अपना करके। लेकिन अशोक जी एक चीज़ आपने छोड़ दी है, मुनाफा। ये भी बताइए कि जो सामान्य उत्पादन होता है उससे ज़्यादा कीमत मिलती है जैविक उत्पादों की। हाँ सर, मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे गेहूं है सर, वो भी 50 क्विंटल के लगभग में मेरे गेहूं ऑर्डर पे बुक हो गए हैं और मैंने वो गेहूं बुक किए सर 4100 रुपये क्विंटल में। बताइए। लेकिन सर इसमें एक और बात बता दूँ, इसमें मेहनत किसान भाइयों ज़्यादा लगेगी। आप मान लो कार्यक्रम देख रहे हो, आप बोल रहे हो गेहूँ 4100 रुपये में, अपन भी बोलेंगे इसमें मेहनत बहुत लगती है। हम दोनों भाई, हम हमारे साथ में जो काम करते हैं खेती में 2-4 मजदूर वो लगे रहते हैं। और इसमें सर इसको देख के मेरा जो भतीजा है बलराम शर्मा, वो इंदौर से भी MBA कर रहा है, तो उसका लास्ट ईयर वो बोल रहा था कि अंकल जी मैं भी इसी में आऊँगा, मेरे को तो। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जो है खेती की तरफ हमारे जो युवा पीढ़ी है वो अग्रसर हो रहे हैं। अब अशोक जी थोड़ा सा प्राकृतिक खेती का अनुभव बताइए कि वो कैसा रहा अभी तक आपका। सर मैंने प्राकृतिक खेती इसी साल से, इसी सत्र से अभी चालू की है। और हमारे जो KVK के प्रधान विशेषज्ञ है कृषि वैज्ञानिक श्री अंबावतिया जी, और जो प्राकृतिक खेती के नोडल अधिकारी है DK तिवारी जी, उनका काफ़ी मार्गदर्शन है। उसके बाद SS धाकड़ साहब है कृषि वैज्ञानिक, वो भी काफ़ी अच्छी सलाह देते हैं। जब कभी भी उनको फ़ोन लगाओ किसी के भी बारे में, खेती के बारे में कि ये सर हो रहा है, तो पूर्ण मार्गदर्शन। थोड़ा सा ये बताइए कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर क्या है। सर जैविक खेती और प्राकृतिक अंतर ये है कि जैविक खेती में थोड़ा बहुत सामान आपको बाहर से लाना पड़ता है और प्राकृतिक खेती में आपको बाजार से कुछ भी सामान नहीं लेना है। प्राकृतिक खेती ये है सर कि आपके पास अगर एक गाय है तो आप 10 बीघे की प्राकृतिक खेती उससे कर सकते हैं। वाह। तो ये किसान भाई इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके गांव में क्या स्थितियां हैं? बिल्कुल सर, अभी जो KVK कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी प्रशिक्षण हुआ था 2 दिवसीय, उसमें हमारे गांव के 13 किसान दास्ताखेड़ी, बोलई और गुलाना और कुडाना के मिल के हम 13 किसान उसमें मेरे साथ में गए थे और उन्हें 2 दिन तक प्रशिक्षण लिया, प्राप्त किया। हाँ, और आगे और उन्होंने आपको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं इस प्रगतिशील खेती किसानी के लिए, अशोक जी उसके बारे में बताइए। हाँ सर, अभी जो 26 जनवरी गई थी उस पर कलेक्टर महोदय द्वारा हमें प्रशस्ति पत्र, जिला मुख्यालय पे माननीय मंत्री इंदर सिंह जी परमार द्वारा हमें प्रशस्ति पत्र प्राकृतिक और जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए समय समाप्त होने वाला है, लेकिन हम अशोक जी चाहेंगे चलते चलते संक्षेप में हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चलते चलते मैं संक्षेप में ये किसान भाइयों को विचार विमर्श कहना चाहता हूँ मैं कि आप बिल्कुल भी अगर हताश ना हो इसमें, और जो पहले के अपने बुजुर्ग कहते थे कि हर पेड़ पौधे पत्तियों में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, उसको आप निखारिए और आप उसमें जीवामृत प्लस में सौंठा अस्त्र, उसके बाद में 10 पत्ती अर्क, उसके बाद में ब्रह्मास्त्र, ये सब आपको पत्ती, ये जो पेड़ पौधे हमारे वनस्पति खेत पे उनसे सबसे दवाई मिलती है और इसी का उपयोग हम करके आलू प्याज में बहुत बेहतरीन तरीके से उसको निजात यानी पेस्टिसाइड से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये किसान भाइयों आपका बहुत बड़ा उपकार होगा अगर आप जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रसायन और कीटनाशकों से मनुष्य की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लास्ट में एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जिले में जो हमारे जिलाधीश महोदय श्री दिनेश जी साहब कलेक्टर महोदय, उनका मैं बहुत आभारी हूँ, आभार है कि उन्होंने हमारे शाजापुर जिले में जैविक हाट चालू किया। और हमारे DD साहब है कृषि वैज्ञानिक KC यादव जी, उनका भी बहुत सहयोग है, उन्होंने काफ़ी प्रयास से हमारे जैविक जिले में जैविक हाट बाजार चालू किया है। ठीक। तो किसान भाइयों हमने आप जाना कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कैसे शुरू कर सकते हैं, और चलिए किसान भाइयों अब आप देखिए खबरें खेती की।
नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रमुख समाचारों के साथ। जायद अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान का स्थापना दिवस, कृषकों, पशुपालकों, मछुआरों की राहत राशि में वृद्धि, जायद में लगाएं तिल, चूहों की देखभाल। और आइए अब शुरुआत करते हैं जायद अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन की खबर के साथ। जायद अभियान 2023 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि खाद्यान्न के मामले में भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन भारत आज जिस मुकाम पर है वहां हम थोड़ी सी प्रगति से संतोष नहीं कर सकते। इसमें तीव्रता आना चाहिए तथा सुचारू प्लानिंग के आधार पर ऐसे सार्थक परिणाम आने चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन के रिकॉर्ड तोड़ अग्रिम अनुमान 223 मिलियन टन उत्साहित करने वाला है। श्री तोमर ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर के उपलब्ध अन्य विकल्प नैनो यूरिया, बायो फर्टिलाइजर को अपनाने पर सभी को विचार करना चाहिए। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान का स्थापना दिवस। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा 48वां स्थापना दिवस गत दिनों मनाया गया। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर CR मेहता ने विगत वर्षों में संस्थान द्वारा विकसित मशीनों एवं तकनीकियों का विवरण देते हुए उपलब्धि पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर SN झा, उप महानिदेशक कृषि अभियांत्रिकी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद थे। उन्होंने संस्थान में विकसित किए गए यंत्रों एवं आधुनिक कृषि तकनीक का अवलोकन किया। डॉक्टर प्रवीण शर्मा, प्रबंध निदेशक ग्लोबल फ्लोरेक्स पुणे, मुख्य वक्ता रहे। इस अवसर पर भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्था भोपाल, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश के निदेशक श्री राजीव चौधरी भी सम्मिलित हुए। कृषकों, पशुपालकों, मछुआरों की राहत राशि में वृद्धि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 से 4 परिशिष्ट 1 में संशोधन करते हुए राहत राशि में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। निर्णय के अनुसार शरीर के किसी अंग अथवा आंखों की हानि के लिए 40% और 60% के बीच अपंगता होने पर 59,100 रुपये के स्थान पर 74,000 रुपये प्रति व्यक्ति तथा 60% से अधिक अपंगता होने पर 2 लाख रुपये के स्थान पर 2,50,000 रुपये दिया जाएगा। इसी तरह गंभीर रूप से घायल 1 सप्ताह से अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर 12,700 रुपये के स्थान पर 16,000 रुपये प्रति व्यक्ति तथा 1 सप्ताह से कम अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 4,300 रुपये के स्थान पर 5,400 रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। कृषि योग्य भूमि वाले खेतों में रेत या पत्थर आ जाने पर, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर मलबा हटाने के लिए फिश फार्म में डिसेल्टिंग अथवा पुनर्स्थापना या मरम्मत सफाई के लिए राहत राशि 12,200 रुपये के स्थान पर 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। और आइए अब जानेंगे जायद में तिल कैसे लगाएं। तिल की काश्त अगर वैज्ञानिक तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखकर करें तो खरीफ की अपेक्षा जायद में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तिल की विकसित जातियां जैसे कि TKG 22, TKG 55, JTS 8, TKG 36 इत्यादि लगाई जा सकती हैं। बुआई का उचित समय फरवरी माह है। उर्वरक में नत्रजन 130 किलो, 250 किलो सिंगर सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट पोटाश 33 किलो प्रति हेक्टेयर दें। उर्वरक एवं बीज मिश्रण कदापि नहीं करें। बीज दर 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। खेत में कतार बनाकर गोबर खाद में बीज मिलाकर हाथ से बोया जाए तो अच्छा अंकुरण मिल सकता है। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।